ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो फिटर थ्योरी की हमारी आईटी फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 20 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट कुछ इस तरह से मिल जाएगी globalit.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे देखेंगे आपको होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स से सारे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं नॉर्मली फोन में नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके सामने सारे ऑप्शंस आएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई सारे ऑप्शंस है। आपको फिटर थ्योरी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा और ठीक है हमें नीचे को स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे इस तरह से नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे को हम लोग स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ। कोई भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तुरंत ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे यहाँ पे टैब ओपन हो रहा है इस तरह से ओपन होकर के आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज क्रम वाइज वैसे ही कीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बाकी जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। कि जो ड्रिल है हमारा ड्रिल बिट होती है ना, तो इसका पॉइंट एंगल हम लोगों ने पीछे के वीडियोज में बात किया था। पॉइंट एंगल कहां होता था कि यह इसकी कटिंग एज है। कटिंग एज या लिप कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। क्या कटिंग एज कह सकते हैं, कटिंग एज या फिर इसी को हम लोग लिप भी बोल सकते हैं। क्या लिप, तो ये लिप है या कटिंग एज है, दोनों साइड इसी दोनों कटिंग एज या दोनों लिप के बीच का जो एंगल होता है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, इसके बीच का ये जो पूरा एंगल है इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी एंगल को हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल भी बोला जाता है। काटने वाला एंगल है पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल भी बोलते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट एंगल है कटिंग एंगल है, हमारा पॉइंट एंगल को तय कौन करता है कि कब हम पॉइंट एंगल को ज्यादा रखेंगे कब कम रखेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हम क्या सोच करके ज्यादा रखेंगे या क्या सोच करके कम रखेंगे। देखिए जो पॉइंट एंगल की बात है ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट एंगल है हमारा यह और यही है ना, ये पॉइंट एंगल है। तो अगर पॉइंट एंगल का मान ज्यादा, साधारणतः हम लोग जो ड्रिल बिट में यूज करते हैं 118 से यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब एंगल को हम ज्यादा भी रख सकते हैं, 118 से कम भी रख सकते हैं। जब एंगल को ज्यादा रखेंगे तो इस तरह से ड्रिल बिट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। एंगल को कम रखेंगे तो इस तरह से ड्रिल बिट छोटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब एंगल को बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ड्रिल बिट आगे से मोटी बनेगी। भाई एंगल कम होगा तो पतली, एंगल बढ़ेगा तो ड्रिल बिट मोटी। तो जब हम लोग एंगल बढ़ा रहे हैं तो ड्रिल बिट मोटा बन रहा है, और जब एंगल को घटा रहे हैं पॉइंट एंगल को ड्रिल बिट पतला बन रहा है। पतला मतलब कमजोर। भाई ड्रिल बिट का एंगल कम कर देंगे, पॉइंट एंगल कम करेंगे तो ड्रिल बिट पतली बनेगी, तो मतलब वो कमजोर बनेगा, फ्रूट ज्यादा कट जाएगा। और अगर वही एंगल को बढ़ाएंगे तो ड्रिल बिट मजबूत होगी। तो यह किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी ड्रिल बिट कमजोर है मजबूत, तो यह डिपेंड करेगा जॉब मटेरियल पे, कि जिस जॉब में हमें ड्रिल करना है, जिस जॉब में हमें ड्रिल करना है वह कैसा है। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो हमें ज्यादा मजबूत ड्रिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक चीज और होता है, मजबूती तो बढ़ती है। जैसे अगर एंगल को हम कम करेंगे तो मजबूती कम होगी, लेकिन उसकी कटिंग एज की धार अच्छी होगी, वह शार्प होगा। ठीक है, और अगर हम उसको क्या करते हैं, कटिंग एंगल को या पॉइंट एंगल को बढ़ाते हैं तो ड्रिल बिट जो है मजबूत होगी, लेकिन कटिंग एज की धार उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अब यहां पे हमें डिपेंड करेगा कि कब एंगल ज्यादा ले कब कम ले, तो वह जॉब मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा जो जॉब है जिसमें ड्रिल करना है अगर वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट रहेगा तो कटिंग एंगल को हम लोग या पॉइंट एंगल को कम रखेंगे, क्योंकि हमें उतनी मजबूती की जरूरत नहीं है। जॉब सॉफ्ट है तो ड्रिल बिट आसानी से चला जाएगा, टूटने का डर नहीं रहेगा। और इस तरह से एंगल कम होने से शार्प भी रहेगा तो तेजी से ड्रिल भी कर पाएगा। और अगर वहीं पे क्या हो, जॉब मटेरियल हमारा हार्ड है, अगर मटेरियल हमारा ज्यादा हार्ड है तो उस केस में हमें ड्रिल बिट मजबूत चाहिए, नहीं तो टूट जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट एंगल का मान बढ़ा देंगे तो ड्रिल बिट हमें मजबूत मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा भाई जॉब का मटेरियल कैसा है, कम है कि ज्यादा, सॉरी सॉफ्ट है कि हार्ड है। सॉफ्ट है तो हम लोग जो पॉइंट एंगल है कम रखेंगे, हार्ड है तो पॉइंट एंगल ज्यादा रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा, अंडर साइड 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm। देखिए ओवर साइज क्या होता है, ड्रिल का ओवर साइज होता है। कभी भी अगर आप ड्रिल मान लीजिए 10 mm वाले से आप ड्रिल कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप 10 mm से अगर ड्रिल बिट से ड्रिल कर रहे हैं तो होल भी आपका 10 mm का बनेगा। वह होल कुछ थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट साइज का बनना तो मुश्किल है। तो आप जिस ड्रिल बिट से होल करते हो ना, अगर 10 mm का है तो उससे जो ड्रिल होल होगा वो 10 mm तो थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा बनेगा,
तो कोई भी ड्रिल बिट की साइज कोई भी हो, वो जो हमेशा होल बनता है वो ड्रिल बिट के साइज से 0.05 mm बड़ा बनता है। क्या बनता है? 0.05 mm बड़ा बनता है जो ड्रिल बिट की साइज होती है। तो अपने साइज से बड़ा बन गया तो उसी को क्या बोलते हैं? ओवर साइज। ओवर साइज मतलब बड़ा ना, तो वही है यहाँ पे ओवर साइज दे रखा है। ड्रिल का ओवर साइज होता है, या किसी भी ड्रिल का साइज कुछ भी हो, ये हमेशा 0.05 mm ही रहता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें बस आपको एक फार्मूला क्या पूछा है? ड्रिल साइज पूछा है ना, तो इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है रीमर का साइज, रीमर का साइज माइनस रीमर का अंडर साइज, रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज, ड्रिल का ओवर साइज। ये फार्मूला है, इस पे हम लोग अभी वैल्यू के रखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यू क्या दी हुई है हमें, तो हमें वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? तो यहाँ पे दे रखा है कि जो 10 mm के छेद की रिमिंग करनी है। रिमर का साइज क्या है? 10 mm। तो ध्यान रखिए, जिस साइज से अगर हमें 10 mm वाला रिमर चलाना है तो ड्रिल का होल क्या होना चाहिए? ड्रिल के द्वारा जो होल किया जाएगा थोड़ा कम रहेगा, तभी ना भाई। पहले हम होल करते हैं, उसके बाद रिमर चला जाता है। रिमर का काम क्या है? जो होल किया गया है उसको फिनिश करना, उसको सही आकार में, फिनिश्ड आकार में पहुंचाना, एक्यूरेट साइज में पहुंचाना, यह काम रिमर का है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास रिमर क्या है? 10 mm का रिमर है, जिस रिमर से हमें रिमिंग करना है वो 10 mm वाला है, और आपने होल क्या बना दिया? ड्रिल के द्वारा जो होल बनाया आपने 11 mm का बना दिया। होल कितने का बना दिया आपने? 11 mm का बना दिया। और आपका रिमर का साइज 10 mm है, तो 10 mm को जो साइज को जो 11 mm में डालोगे, क्या इसमें फिनिशिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई होल का साइज ज्यादा है, रिमर का साइज कम है, कभी उसमें टकराएगा नहीं, कोई मटेरियल नहीं काट पाएगा, तो फिनिशिंग कहां से करेगा? तो इसीलिए हम लोग जब भी क्या करते हैं, जो हमारे रिमर का साइज रहता है ना, तो जो ड्रिल का साइज रहता है हमेशा रिमर के साइज से कम रहेगा। तो अगर रिमर का साइज 10 mm का है तो हम ड्रिल का होल कितना बना दें? 9.5 mm का बना दें। तो 9.5 mm हो गया, और रिमर का साइज 10 mm है। अब रिमर क्या करेगा? इसमें से कुछ मटेरियल, क्योंकि रिमर का साइज बड़ा है, तो इसमें से कुछ मटेरियल काट के निकालेगा और उसको फिनिश करेगा। तो ये चीज मैं समझाने की बात कर रहा था कि भाई जो भी ड्रिल, हमारा ड्रिल का जो साइज रहेगा वो रिमर के साइज से हमेशा कम होना चाहिए, ड्रिल वाला साइज। ठीक है, तो ये पूछा है ड्रिल साइज क्या होगा? तो रिमर का साइज हम देख रहे हैं, रिमर का साइज क्या है? 10 mm का छेद वाला है, तो 10 रख लेंगे, माइनस ब्रैकेट में रिमर का अंडर साइज दे रखा है कि अगर अंडर साइज 0.2 mm है, रिमर का अंडर साइज कितना है? 0.2 mm है, प्लस ड्रिल का ओवर साइज कितना दिया है? 0.05 mm दिया, 0.05 mm। ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 10 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या है हमारे पास? 0.2 है और 0.05, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, जोड़ लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 0.0 क्या आ गया? 10 माइनस 0.25 आ गया। अब हमें क्या करना है? 10 में से इसको घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका ड्रिल साइज आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, नहीं घटाने आ रहा है तो चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि भाई करते हैं क्या। 10 है, क्योंकि दशमलव में संख्या है तो दशमलव लगा के 0.0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना है? दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 0.25 है। ठीक है, अब इसे घटा लेते हैं, यहाँ पे 0 है, इसे हासिल ले लेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 10 था लेके एक हासिल ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्या 9 बचेगा। आंसर क्या आ गया? 9.75। सारी वैल्यू mm में था, इसलिए आंसर भी हमारा किसमें आएगा? 9.75 mm। क्या आ गया हमारा? ड्रिल का साइज आ गया। आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो है यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, 9.75 mm। तो बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ड्रिल का साइज बराबर रिमर का साइज माइनस रिमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज। हमें ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके फिर घटाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है हमें। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा फिर घटाएंगे, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट में वैल्यू लिखी और इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर घटाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस टूल का नाम क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया भी था कि इसमें देख रहे होंगे कैसी आकृति बन रही है। यहाँ पे आकृति बना हुआ ना, कैसा बन रहा है? स्टार, तारे के जैसा बन रहा है ना, स्टार जैसी बन रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेंगे कहीं स्टार है क्या, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी दे रखा है स्टार व्हील ड्रेसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टार व्हील ड्रेसर, देखिए ड्रेसर का काम क्या है, तो जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील
कि जो अब्रेसिव कण होते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील में जब हमारे कण भर जाते हैं तो उन कणों को, उन चिप्स को बाहर निकालने के लिए हमें ड्रेसर की जरूरत पड़ती है, या फिर ग्राइंडिंग व्हील के जो कण है, जो अब्रेसिव पार्टिकल है, वो ब्लंट हो जाए। ब्लंट का मतलब कुंद हो जाना, उनकी धार खत्म हो जाना। जब वो कुंद हो जाएगा, उसका धार खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा और वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है, जिससे कि अगले वाले अब्रेसिव पार्टिकल आकर के कटाई कर सके उसके नीचे वाले। तो जब ऐसा केस होता है कि हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील है उनके अब्रेसिव पार्टिकल ब्लंट हो जाए, कुंद हो जाए और वो अपने स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? ड्रेसर का। वह क्या करता है कि जो कुंद हुए पार्टिकल हैं उनको हटा देता है और नीचे से फिर हमारे नए पार्टिकल निकल करके आ जाते हैं। या फिर क्या मैंने बताया, या फिर ग्राइंडिंग व्हील के कणों के बीच में चिप्स भर जाए, ग्राइंडिंग व्हील जो मटेरियल घिस रहे थे उसके कण भर जाए, तो उन कणों को, उन चिप्स को निकालने के लिए भी ड्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार व्हील ड्रेसर, यह फिगर किसका है? तो देखिए ये डायमंड ड्रेसर का है। किसका है? यह वाला देखिए, यह तो ग्राइंडिंग व्हील हो गया और यहाँ पे डायमंड ड्रेसर है। यह आगे जो होता है ना, यह जो टिप दिख रहा है, यही हमारी डायमंड की टिप होती है, डायमंड की टिप होती है। और यह जो हिस्सा है इसी के अंदर डाल करके इसको यूज किया जा रहा है, तो इसको गाइड ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइड ब्लॉक। ये गाइड करता है, उसमें मदद करता है। देख रहे हैं ना, टूल रेस है, ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील में रहेगा, तो टूल रेस पे इस गाइड ब्लॉक को रख देते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से 90 डिग्री पे थोड़ा सा कट बना हुआ है, ऐसे कट बना हुआ है ना, तो इसके सारे इधर उधर स्लाइड करता है, जिससे कि आगे पीछे नहीं होता, बिल्कुल एक चीज में स्लाइड कर पाता है, इसलिए इसको गाइड ब्लॉक बोला जाता है। और ये आगे डायमंड की टिप लगी हुई है जो कि ग्राइंडिंग व्हील पे चलेगी। तो फिर हम लोग ये डायमंड ड्रेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? यह डायमंड ड्रेसर कहलाता है। तो कब हम लोग स्टार व्हील ड्रेसर यूज करेंगे, कब डायमंड ड्रेसर यूज करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसके ग्रेन साइज कैसे है। अगर कोर्ज है, कोर्ज का मतलब बड़े वाले, बड़े ग्रेन साइज है, कोर्ज है, कैसे ग्रेन साइज है, और कहां गया हमारा स्टार व्हील ड्रेसर, ये होता है हमारा कोर्ज ग्रेन साइज के लिए। और वहीं पे हमारा अगर फाइन ग्रेन साइज है, कैसे है? फाइन ग्रेन साइज है तो डायमंड ड्रेसर। किसके लिए? फाइन ग्रेन साइज के लिए। या फिर कह लीजिए हाई ग्रेड वाले के लिए, अधिक ग्रेड के लिए कह लीजिए ना, हाई ग्रेड के लिए। फाइन ग्रेन साइज हो या हाई ग्रेड वाले हमारे एब्रेसिव पार्टिकल हो, तो फिर उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? डायमंड ड्रेसर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। भाई मैंने आपको ये चीजें कल बताई थी, जो पीछे वाली वीडियो थी, इसके जस्ट पिछली वीडियो में हमने बात किया था, वहां पे पूरा कि जो पहला रहता था वो क्या टाइप ऑफ अब्रेसिव को बताता था। तो वहां मैंने बताया था टाइप ऑफ अब्रेसिव का मतलब बताएगा कि जो अब्रेसिव हमने यूज किया, अब्रेसिव पार्टिकल जिनको आपस में चिपका करके हमने ग्राइंडिंग व्हील बनाया इन अब्रेसिव पार्टिकल को, तो ये अब्रेसिव पार्टिकल किसके हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के हैं, डायमंड के हैं, आर्टिफिशियल वाले डायमंड है, तो किसके बने हुए हैं? तो वही पहला, उसमें पहला और लास्ट मैन्युफैक्चरर का था, तो हमें वहीं पे बता रहा था भाई कि यह किसका, कौन सा टाइप ऑफ एब्रेसिव है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड की बात मैंने किया था, वहां पे ग्रेड की बात मैंने आप लोगों से किया था कि जो ग्रेड होता है वह ए से लेकर के जेड तक के ग्रेड द्वारा दिखाया जाता है। ए वाला सबसे मुलायम होता है, ए वाला सबसे मुलायम होता है, और जेड वाला जो ग्रेड होता है वह सबसे मजबूत होता है। मतलब जैसे जैसे ग्रेड का नंबर बढ़ता जाएगा, ए बी सी डी, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही मजबूती बढ़ती जाएगी। सबसे मजबूत बॉन्ड होता है जेड वाला। तो ये कौन, मतलब ये जो ग्रेड था, ग्रेड क्या बता रहा था? ग्रेड बता रहा था कि जो अब्रेसिव पार्टिकल को जिस बॉन्ड या बाइंडर के द्वारा चिपकाया गया, विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलेक बॉन्ड, ये बॉन्ड होते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि अब्रेसिव पार्टिकल हो गए, अब इनको आपस में चिपका करके बनाया जाएगा व्हील के रूप में, तो अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका करके रखने के लिए बॉन्ड या बाइंडर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बॉन्ड या बाइंडर यूज किया जाता है अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका कर रखने के लिए। अब्रेसिव पार्टिकल ये हमारे हैं, तो ये अब्रेसिव पार्टिकल, तो जो हमारा अब्रेसिव पार्टिकल है ग्राइंडिंग व्हील का, इनको चिपका करके गोल व्हील के रूप में बनाने के लिए किसी के द्वारा चिपकाया जाएगा। किसके द्वारा चिपकाया जाता है? बॉन्ड या बाइंडर के द्वारा चिपकाया जाता है। अब ये जो बॉन्ड या बाइंडर के द्वारा चिपकाया जा रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी है?
इसमें मजबूती कितनी, ये कौन बताएगा कि इसे बॉन्ड या बाइंडर में कितनी ताकत है, तो यही बताता है कौन, ग्रेड। यह ग्रेड बताता है कि जो बॉन्ड या बाइंडर के द्वारा चिपकाया गया है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी मजबूती से इसने एब्रेसिव पार्टिकल को चिपका रखा है, स्ट्रेंथ कितनी है, यह बताता है, ग्रेड बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए ग्रेड है भी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि यही जो होता है बॉन्ड की ताकत को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, ग्रेड तो कुछ होता ही नहीं है, ग्रेड होता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यह भी हम लोगों ने बात किया था कि स्ट्रक्चर हमारा दो टाइप का होता है, एक ओपन स्ट्रक्चर, एक ओपन और एक डेंस स्ट्रक्चर। डेंस और ओपन, डेंस का मतलब सघन, जहां पे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल नजदीक नजदीक हो, यह क्या होता है, तो 0 से 7 नंबर तक दिखाया जाता है। ओपन स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल दूर दूर होते हैं, यह जो 8 से 14 नंबर के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे जब हमने एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड या बाइंडर के द्वारा चिपकाया, तो डेंस का मतलब क्या, सघन, मतलब इसमें हमारा क्या जो बॉन्ड या बाइंडर है यह कम मात्रा में रहेगा। यह बॉन्ड या बाइंडर ना हमारा लगभग 10 से 30% रहता है, 10 से 30%। तो अगर हमारे पास डेंस स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब हम बाइंडर को कम यूज करें, 10% बाइंडर यूज करें, 90% एब्रेसिव पार्टिकल हो, तो एब्रेसिव पार्टिकल भाई नजदीक रहेंगे, बाइंडर कम है, बॉन्ड या बाइंडर अगर कम रहेगा तो एब्रेसिव पार्टिकल नजदीक नजदीक रहेंगे। अगर एब्रेसिव पार्टिकल नजदीक नजदीक है तो वह सघन वाले में डेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा, और अगर हमारे एब्रेसिव पार्टिकल दूर दूर है, दूर दूर है, तो वह ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपन स्ट्रक्चर। तो दूर दूर कब होंगे, जब हम बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा बढ़ा देंगे, 10% की जगह 30% हम क्या करें, बॉन्ड या बाइंडर यूज कर ले, तब हमें 70% क्या यूज करना पड़ेगा, एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव पार्टिकल की संख्या कम हो गई तो दूर दूर हो जाएंगे, तो हमारा वह ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रेन साइज, तो ग्रेन साइज की भी बात हुई थी कि ग्रेन साइज जो होता है हमारा नंबरिंग के द्वारा दिखाया जाता है कि भाई 36 नंबर का ग्रेन साइज है, 48 नंबर का ग्रेन साइज है, किसका है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेन साइज का मतलब है जो कई सारे एब्रेसिव पार्टिकल है उनका साइज कितना है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर कोई छन्नी है तो उसमें 1 इंच स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए 1 इंच स्क्वायर छन्नी ले लीजिए। अब इसमें क्या हो जाए, 1 इंच स्क्वायर में अगर 36 छेद हो जाए, कितने हो जाए, 1 इंच स्क्वायर में अगर 36 छेद हो जाए, तो वह कहलाएगा कि वह छन्नी से, उस छन्नी से कड़ों को छाना जाएगा, तो जो उसमें से निकल करके बाहर गिरेगा वह क्या हो जाएगा, हमारा वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेन साइज 36 नंबर वाला कहलाएगा। 48 नंबर का कब कहलाएगा, जब 1 इंच स्क्वायर साइज के छन्नी में 48 छेद हो जाए। भाई अगर आपको 1 इंच स्क्वायर छन्नी में हमें 36 छेद करने हैं, तब क्या होगा, छेद बड़े बड़े बनेंगे। अगर उतने ही साइज में हमें 48 छेद करना हो, छेदों की संख्या बढ़ गई तो छेद छोटे बनेंगे। इसका मतलब एब्रेसिव पार्टिकल का जो ग्रेन साइज हमें प्राप्त होगा वो छोटा साइज में प्राप्त होगा। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा एब्रेसिव पार्टिकल के ग्रेन साइज हमें छोटे रूप में मिलते जाएंगे, तो ही हमारा ग्रेन साइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है उस दिवस का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। हाँ देखिए, ये भी वही चीज आ गया, पिछले पार्ट में हम लोगों ने बताया था। मैंने सारे ऑप्शन जो यहाँ पे चारों देखा, चारों के बारे में बताया था कि ग्लेजिंग क्या होता है। तो मैंने बताया था ग्लेजिंग का मतलब है जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील पे लगे होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल क्या हो जाए, कुंद हो जाए, घिस जाए। घिसने के बाद भी क्या करेगा, कुंद हो जाए, पूरा घिस जाए, और घिसने के बाद ये अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है जिससे कि नए कड़ आकर के अपना कटाई शुरू करें। घिसने के बाद क्या हो रहा है, इसको हट जाना चाहिए तो नए कड़ आकर के अपना कटाई करना है। लेकिन क्या हुआ कि जब हम वहां पे ग्राइंडिंग कर रहे थे तो ये जो कड़ था हमारा, जो एब्रेसिव पार्टिकल था ऊपर वाला, वो पूरा घिस गया, कुंद हो गया, पूरा ब्लंट हो गया, घिस गया, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ा। तो घिसने की वजह से वो सतह कैसी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। भाई कोई चीज घिस दोगे तो चिकनी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा चिकनी होकर के। तो चिकनी और चमकदार हो जाती है जब ये अपना स्थान नहीं छोड़ता है। घिसने के बाद भी जब कड़ अपना स्थान ना छोड़े तो वह सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लोडिंग क्या था, तो इसकी भी बात हुई थी, जब एब्रेसिव पार्टिकल के द्वारा किसी मटेरियल को, किसी जॉब को घिसा जाता है, उसकी जो है ग्राइंडिंग की जाती है, तो उसके पार्टिकल के रूप में, उसके कड़ के रूप में जो है उसमें से बुरादे निकलते हैं ना, वो मटेरियल जो होगा वो कड़ के रूप में, चिप्स के रूप में निकलेगा, और वो क्या होगा, इनके बीच में भर जाएगा। जो एब्रेसिव पार्टिकल है इनके बीच में उस जॉब का जो कड़ निकल रहा है या जो चिप्स निकल रहा है वो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में भर जाए, इनमें लोड हो जाए, तो वही हमारा लोडिंग कहलाता है कि एब्रेसिव पार्टिकल इसमें भर गया। ठीक है, और ड्रेसिंग और ट्रूइंग, देखिए दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो जाते हैं ना। ट्रूइंग किस लिए था, तो मैंने बताया था कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील जो है वो जिस स्पिंडल पे घूम रहा है, तो ग्राइंडिंग व्हील का और स्पिंडल का दोनों का सेंटर एक ही हो सके, मतलब दोनों स्पिंडल और ग्राइंडिंग व्हील दोनों एक दूसरे के संकेंद्रिक कॉन्सेंट्रिक चले, इसके लिए ट्रूइंग किया जाता है।
ट्रूइंग का मतलब है कि इसके परिधि को, ग्राइंडिंग व्हील के परिधि को सही किया जाता है, जिससे कि ग्राइंडिंग व्हील की परिधि और स्पिंडल का हमारा जो सेंटर है वो एक ही हो सके और दोनों एक दूसरे के कंसेंट्रिक चल सके। ड्रेसिंग क्या है? तो देखिए वही मैंने आपको बताया कि ड्रेसिंग क्या है भाई, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया भी था, स्टार व्हील ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, उनका काम क्या था कि जो कण हमारे घिस चुके हैं, मतलब ग्लेजिंग हो चुका है, ग्लेजिंग में क्या होगा, जो हमारे कण है वो अपने स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, या चिकना और सतह चमकदार हो गई है और चिकनी हो गई है, और यह घिसा हुआ जो कण है अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है, ग्लेजिंग हो गया है, तो ग्लेजिंग को भी ड्रेसिंग के द्वारा सही करेंगे। स्टार व्हील ड्रेसर या फिर डायमंड ड्रेसर जैसे जरूरत होगी उसको यूज करके इन कणों को बाहर निकाल देंगे, फिर नया कण आ जाएगा। या फिर क्या हो जाए, लोडिंग हो जाए। लोडिंग में क्या होगा कि चिप्स इनके बीच में भर गए हो, तो इन चिप्सों को बाहर निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, स्टार व्हील ड्रेसर या डायमंड ड्रेसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है क्यों कृषि उपकरण, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं रॉट आयरन से बनते हैं। भाई रॉट आयरन से हम लोग क्यों एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को, कृषि उपकरण को रॉट आयरन से क्यों बनाते हैं? कम लागत की वजह से, भारी वजन की वजह से, वियर रेजिस्टेंस की वजह से, या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस की वजह से। देखिए रॉट आयरन से जो कृषि उपकरण मतलब समझ रहे हैं, जो हल वगैरह ये सब चीजें कृषि उपकरण जो बनाए जा रहे हैं, तो कृषि उपकरण हमारे जो थे रॉट आयरन से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जंग प्रतिरोधी होता है। और भी मैंने एक क्वालिटी बताई थी रॉट आयरन की कि रॉट आयरन के द्वारा, रॉट आयरन का मतलब क्या, पिटवा लोहा, रॉट आयरन के द्वारा हम लोग अस्थायी चुंबक भी बनाते हैं। अस्थायी चुंबक कोबाल्ट के द्वारा, अस्थायी चुंबक रॉट आयरन के द्वारा, ये मैंने पहले भी बता रखा आपको कि रॉट आयरन के द्वारा हम लोग क्या अस्थायी चुंबक भी बनाते हैं। रॉट आयरन हमारा सबसे शुद्ध लोहा होता है, ये 99.9% लगभग इसमें लोहा रहता है, ठीक है, आयरन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ब्लास्ट फर्नेस है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया था, हालांकि फर्नेस नहीं आया था, उसमें पूछा था कि पिग आयरन वगैरह का पूछा था कि वो किससे प्राप्त होता है, तो हमारा ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है। पिग आयरन किससे प्राप्त होता है, मैंने बताया था आपको कि जो आयरन और जो अयस्क होते हैं उनको शुद्ध किया जाता था, उससे जो हमें मेटल मिलता है उसी को पिग आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं, और उस आयरन और अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करने पे हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। फिर उस पिग आयरन को अगर कपोला फर्नेस में गर्म किया जाए तो कास्ट आयरन मिल जाएगा, और उसी पिग आयरन को अगर हम लोग किसमें, पुडलिंग फर्नेस में गर्म कर दे तो हमें रॉट आयरन मिल जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। रॉट आयरन को हम लोग पुडलिंग फर्नेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, और एस्टर बेयर्स वगैरह भी एक दो होते हैं जिनके द्वारा प्रोसेस करके उससे भी रॉट आयरन प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे सामने क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। इसमें मैं आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूं, पार्ट्स के नाम इसका पूछ रखा है, इसको पूछ रखा है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे। मैं और भी सारे पार्ट्स के नाम बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे काम होगा क्या, फीडिंग का। ये जो ऊपर है ना, ये जो बना हुआ है इस तरह से, ये क्या है, हमारा फीडिंग सिस्टम है, फीडिंग सिस्टम। फीडिंग सिस्टम में क्या रहेगा भाई, मतलब इसी में हमारा मटेरियल यहीं से डाला जाएगा जिसको हमें इसमें गर्म करना है इस फर्नेस में। तो फीडिंग सिस्टम में क्या, मतलब फीडिंग सिस्टम में हमारा आयरन ओर होगा, लौह अयस्क, आयरन ओर जो मिलेगा, आयरन ओर के साथ हम लोग लाइम स्टोन मिला देते हैं, चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन के साथ साथ हम लोग कोयला, कोक को मिला देते हैं। ये तीनों मिलाकर के यही इसमें फीडिंग सिस्टम में डाला जाता है। तो इसी से हमें फिर क्या, पिग आयरन लास्ट में मिलता है। आयरन और मतलब खुदाई करने पे खनिज पदार्थ के रूप में जो हमें लौह अयस्क मिला था, लौह अयस्क क्या हो सकता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, यही तो रहा होगा, तो उसको ले लेंगे, प्लस उसके साथ हम लोग क्या मिला लेंगे, लाइम स्टोन प्लस कोक, इन तीनों को मिला करके इस फीडिंग सिस्टम में डाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको थ्रोट कहते हैं, गला, या इसका गला है, थ्रोट है। ये थ्रोट क्या करता है, तो थ्रोट के यहाँ से जो होता है, जो भी भट्टी में गंदगी, धूल मिट्टी या जो गैसें है, यहाँ थ्रोट की मदद से ही यहाँ दोनों साइड से बाहर निकल जाती है। देख रहे हैं यहाँ से गैसें निकल रही है, एग्जॉस्ट गैसेज है, क्या है, एग्जॉस्ट गैस। स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस है। यह थ्रोट हो गया हमारा, थोड़ा सा मोटा चल रहा है, अब ठीक रहेगा ना, ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फिर से कर देता हूं मैं। क्या हो गया, हमारा थ्रोट हो गया, थ्रोट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फीडिंग सिस्टम हो गया, थ्रोट हो गया, दो चीजें हो गई। अब यहां से जो इसका थ्रोट है, थ्रोट से लेकर के और जो इस फर्नेस का जहां पे सबसे अधिक डाया हमें कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो थ्रोट से लेकर के जहां पर इसका सबसे अधिक डाया है वहां तक की जो ये दूरी होती है सीधी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इस फर्नेस का
हमारे ब्लास्ट फर्नेस का सबसे बड़ा हिस्सा स्टैक का ही होता है। स्टैक ही सबसे ज्यादा लंबा इस भट्टी में पाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। स्टैक हो गया। यहां जो हिस्सा है इसको हम लोग बॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉस। यही भट्टी का सबसे गर्म हिस्सा होता है। सबसे गर्म हिस्सा अगर बोला जाए भट्टी में कौन सा है तो बॉस ही होता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 1000 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, 1000 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस। जनरली आपको एग्जाम में कई बार पूछेगा तो 2000 ऑप्शन में मेन मिलेगा। 2000 डिग्री सेल्सियस बॉस का टेम्परेचर कितना रहता है? 2000 डिग्री। सबसे अधिक टेम्परेचर आपका यहीं पे पाया जाता है भट्टी में, बॉस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देता है। यही है जहां पे सबसे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है भट्टी का। उसके बाद बात करें तो जो यहाँ पे मेटल पिघलेगा वो इकट्ठा कहाँ होता है? तो वो इकट्ठा होता है इस पात्र में, इसमें। ठीक है, इसी में हमारा क्या होगा? मेटल इकट्ठा होगा। तो ये जो हमारा बर्तन है या जो पात्र है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस बर्तन को या इस पात्र को क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है क्रूसिबल या हर्थ भी बोलते हैं। क्या? हर्थ। हर्थ या क्रूसिबल। हर्थ या क्रूसिबल बोलते हैं। इसमें जो होता है हर्थ या क्रूसिबल में हमारा ना यहाँ पे बना होता है होल। क्या बना होता है? एक होल यहाँ नीचे रहता है यहाँ पे, और बाकी जो होता है एक ऊपर होल होता है, जिसमें से यह ऊपर वाला जो हिस्सा है इकट्ठा हुआ ब्लैक कलर का ना, उसको स्लैग बोलते हैं। यह क्या है हमारा? जो ब्लैक कलर का इकट्ठा है यह हमारा क्या है? यह स्लैग है। क्या है? स्लैग है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का अभी मैंने जो होल बनाया, यह क्या? हर्थ या क्रूसिबल हो गया। इसमें मोल्टेन मेटल है, इसमें पिघला हुआ मेटल हमारा इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? पिघला हुआ मेटल हमारा इसके अंदर ही, इसके अंदर जो होगा ना, इसी के अंदर हमारा जो होगा वो पिघला हुआ मेटल, मोल्टेन मेटल, पिघला हुआ मेटल इसी के अंदर इकट्ठा होगा। ठीक है, जो ग्रीन होल है इसको हम लोग टाइपिंग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मैंने होल बनाया यहाँ पे, इस हर्थ या क्रूसिबल में नीचे होल बना होता है, इस होल को टाइपिंग होल बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो जो पिघला हुआ मेटल है, मैंने बताया ना, पिघला हुआ मेटल इस हर्थ या क्रूसिबल में इकट्ठा हो जाएगा, और जो यहाँ पे होल बना होता है टैपिंग होल, तो पिघले हुए मोल्टेन मेटल को, मोल्टेन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल, मोल्टेन मेटल या पिघले मेटल को इसी टैपिंग होल से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और जो स्लैग है, स्लैग का मतलब गंदगी। मेटल जब पिघलेगा तो जो उसमें गंदगी होगी, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलाया था कि वो गंदगी को काट करके ऊपर स्लैग के रूप में इकट्ठा कर लेता है। तो जो गंदगी होगी इस क्रूसिबल में वो ऊपर तैरने लगेगी। आपने देखा होगा चावल वगैरह अगर बनते देखा हो तो चावल में भी होता है ना, जब या दूध उबाल लेता है तो उसमें क्या होता है? ऊपर उबाल मार करके ऊपर सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। या फिर चावल में देखेंगे ऊपर वो माड़ बोलते हैं कि भाई वो जब चावल पकता है तो ऊपर इकट्ठा होता है, फिर उसको लोग बाहर निकाल देते हैं। या फिर आपने अगर गाँव वगैरह में गन्ने के रस का गुड़ बनते हुए देखा होगा, तो जब गुड़ भी बनाया जाता है वहां पे और उसमें जब हीट दिया जाता है भट्टी में, तो उस पे क्या लास्ट में देखेंगे तो ऊपर ब्लैक ब्लैक सा गंदगी इकट्ठा होती रहती है, और उसको हम लोग बार बार वहां पे छन्नी टाइप का लेकर के उसे छान करके बाहर करते रहते हैं। तो जो गंदगी रहती है वो स्लैग के रूप में ऊपर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, गुड़ बनाते समय कुछ लोग उसको भी, जब उसको गुड़ बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा चूना डाल देते हैं ताकि गंदगी कट करके ऊपर जाए, उसे हटा देंगे तो गुड़ हमारा थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा। तो वही चीज यहां पर भी है कि जब मेटल हमारा पिघलेगा, उसमें लाइमस्टोन मिला हुआ है, तो जो उसकी गंदगी होगी वो स्लैग के रूप में ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, और ऊपर एक होल बना होता है जिसे हम लोग मैक होल कहते हैं या स्लैग होल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक होल बना होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक होल या फिर स्लैग होल बोला जाता है। स्लैग होल, इसी में से हमारा जो स्लैग होता है वो बाहर निकल आता है, क्योंकि स्लैग हल्का है, ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और वो ऊपर से बाहर निकल जाएगा। तो जब हम लोग स्लैग होल से या मैक होल से स्लैग को बाहर निकाल लेते हैं, फिर टैपिंग होल से हम लोग पिघले हुए मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो पूछा था वह इस पार्ट को पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं, तो यह जो है हमारा ना, यह ट्यूयर कहलाता है। जो यहाँ पे पूछ रखा था क्या कहलाता है? ट्यूयर्स कहलाता है। ट्यूयर्स का काम क्या है? तो यहाँ पर देखिए यह वाला, देखिए इधर भी है, यह वाला जो हिस्सा है ना ट्यूयर्स है, या फिर इधर देखिए यह जो हिस्सा है ट्यूयर्स। ट्यूयर्स क्या करता है? हवाओं को, गर्म हवा को अंदर भेजता है जिससे कि भट्टी अच्छी से जलती रहे। ठीक है, हवा मिलेगी अच्छे से तभी तो बढ़िया से चलेगा। तो ये गर्म हवा को यहाँ अंदर भेजता रहता है जिससे भट्टी में आग अच्छे से जलती रहती है। तो ये जो पूछ रखा था यह क्या है? ट्यूयर्स है। क्या है? ट्यूयर्स है। बाकी मोल्टेन मेटल, मोल्टेन आयरन, मोल्टेन स्लैग, जो भी टाइपिंग होल क्या है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है यहाँ पे। ठीक है, आगे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक पूरा बड़ा सा फिगर ले रखा है, आप लोग यहाँ पे वीडियो क्लिक करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही सारी चीजें हैं, बस मैंने अलग से ले रखा था कि जिससे आपको पूरा दिख रहा हो, तो आप यहाँ से भी
अपनी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो सब सब साफ साफ दिखने लगेगा। तो जो चीजें मैंने बताई वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। यही आपकी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या इसी को पूछा था कि यह क्या है, तो ये हमारा ट्यूयर्स है जो कि गर्म हवाओं को, इसी को पूछा था। ये हमारा ट्यूयर्स होता है, यह क्या करता है, गर्म हवाओं को अंदर भेजता है जिससे भट्टी अच्छी से जलती रहे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या है। कास्ट आयरन, देखिए यह चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन, देखिए पहले मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि पहले पढ़ा, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन देखने की वजह से हर एक चीजें कहीं ना कहीं पहले ही टकरा जाती है, तो आगे जब क्वेश्चन आता है तो लगता है अरे यार ये तो पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम लोग चारों ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। और मैं आप लोगों को बार बार बताता भी हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे, लेकिन अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन रटा होगा, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखा होगा कि यार इसका ये सही है उसका भी सही है, तब तो आपका वहीं पे फिर काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे मैं पढ़ाता हूँ सारे ऑप्शंस को और अच्छे तरीके से उस हिसाब से आपने प्रिपेयर किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन बदल ले भाई, ऑप्शन बदलेगा ना, सिलेबस थोड़े बदल लेगा लास्ट टाइम पे, वो क्वेश्चन बदल सकता है, ऑप्शन बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजें डिटेल्स में जानते हो, आप सही कर ले जाओगे। तो यही चीज है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा टाइम लगता है लेकिन डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए कास्ट आयरन की बात करा तो कास्ट आयरन में 2 से 4% कार्बन होता है। कितना होता है? 2 से 4% कार्बन। हम जब किसी भी स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं ना, तो क्या होता है, जब उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाता है, 2% के लगभग पहुंच जाता है, तो वह जो कार्बन होता है, वह जो हमारा आयरन होता है, वो ग्रेफाइट अवस्था में आ जाता है। किसमें आ जाता है? जब उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते वो 2% पहुंच जाता है तो ग्रेफाइट अवस्था में आ जाता है। पहले आप बढ़ाएंगे तो भाई लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ज्यादा कार्बन बढ़ाएंगे 1.8% तक तो हाई कार्बन स्टील में बदल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो हाई कार्बन स्टील के बाद वो जो हमारा आयरन होगा वो सीधे किसमें आ जाएगा, वो ग्रेफाइट अवस्था में आ जाएगा और वह फिर कास्ट आयरन कहलाता है। उसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर का फिगर है, यह फिगर नहीं दिया हुआ, यह फिगर मैंने अलग से ले रखा है। इधर वाला फिगर जो है ना मैंने अलग से लिया हुआ है ताकि आपको और भी पार्ट के नाम बता सकूं। आपके जो क्वेश्चन में था सिर्फ यह फिगर दिया हुआ था। पूछा किसको था? इसको देखिए यहाँ पे एक्स दे रखा ना, इसको पूछ रहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर में इसको पूछ रखा है। अभी मैं यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स के नाम बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो होता है यह क्या होता है। ये तो हमारा यू आकृति का बना होता है, इसको फ्रेम या फिर यू फ्रेम भी बोल देते हैं, फ्रेम या फिर यू फ्रेम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर देखिए ये जो गोल सा बना हुआ है इसको हम लोग स्पिंडल लॉक कहते हैं। इसी को घुमा करके स्पिंडल को लॉक किया जाता है, स्पिंडल लॉक। यह जो हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल, यह जो है हमारा यहाँ पे मेजरिंग फेस होता है ना, यही हमारा मापने का काम करता है, इधर भी और इधर भी। तो इधर वाला हमारा मेजरिंग फेस और ये क्या होता है इधर का एनुअल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एनुअल हो गया। और यहाँ पे जो हमारी सीधी लाइन यहाँ पे खींची हुई है जिसपे मार्किंग किया गया है, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं खींचूंगा तो मोटा हो जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन खींचा गया है ना, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। और इधर देखिए ये हमारा क्या वर्नियर माइक्रोमीटर है, यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा होगा इसलिए देखिए यहाँ पे बड़ा किया गया है। नॉर्मल माइक्रोमीटर होता तो सिर्फ यह वाली लाइन होती है, जिस लाइन को हमने क्या बोला, जो सीधी लाइन थी इसको हमने डेटम लाइन बोला। क्या बोला? डेटम लाइन बोला। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या होता है, इस लाइन के अलावा इसमें क्या होता है, यह लाइन खींची गई ना, ऐसी 10 पैरेलल लाइनें और खींच दी जाती है, और यह जो 10 पैरेलल लाइनें होती है इनको हम लोग वर्नियर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्नियर लाइन। आई बात समझ में? और यह जो हिस्सा है इसको बैरल या स्लीव बोलेंगे। यह जो है हमारा क्या है, यह बैरल या स्लीव है, बैरल या स्लीव बोलते हैं इसमें। इसीलिए देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ना वर्नियर स्केल, यहाँ पे हालांकि इस फिगर में दिख नहीं रहा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि डेटम लाइन के अलावा 10 लाइनें ऐसे सीधे में और खींच दी जाती है जो वर्नियर लाइन हमारी होती है या वर्नियर स्केल होती है। ठीक है, तो भी हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर, अगर ये लाइनें नहीं होती तब वर्नियर माइक्रोमीटर नहीं कहलाता, तब नॉर्मल माइक्रोमीटर। जब ये 10 लाइनें खींच दी जाती है तभी हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर बन जाता है। तो ये हमारा वर्नियर लाइन हो गया और यहाँ पे डेटम लाइन हो गया। और यह जो होता है हिस्सा जिसपे यह डेटम लाइन खींची गई है, वर्नियर लाइन खींची गई है, जिस पार्ट पे खींचा गया होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैरल या स्लीव बोलते हैं। अभी उधर भी मैंने आपको बताया बैरल या फिर स्लीव बोला जाता है। ठीक है, बाकी इस वाले हिस्से को देखिए क्वेश्चन में इसी को पूछ भी रखा है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले को ना, या मार्किंग किया गया। इसके बाद यह जो नडलिंग किया हुआ था, देखिए नडलिंग किया हुआ हिस्सा जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थिम्बल। क्या बोलते हैं?
थिम्बल बोलते हैं। और जो लास्ट में यह होता है इसको हम लोग रैचेट स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचेट स्टॉप। ये सारे पार्ट के नाम होंगे। तो यहाँ पे देखिए एनविल, एनविल कब होता? तो जब इधर वाले पार्ट का नाम पूछता है। इस फिगर में तो वो उधर वाला पार्ट दिखाया ही नहीं है। बैरल, तो यही वाला जो हिस्सा है इसी को बैरल या स्लीव कहते हैं। थिम्बल, तो जो इसको पूछ रखा था, यह क्या है हमारा? थिम्बल है। वहां भी मैंने बताया, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, थिम्बल। रैचेट स्टॉप, इस वाले फिगर में तो रैचेट स्टॉप दिख ही नहीं रहा है। इस वाले में देखेंगे तो लास्ट में यह जो होता है जिसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं, ये हमारा रैचेट स्टॉप होता है। रैचेट स्टॉप ही हमारा यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी माइक्रोमीटर को हमें कितना घुमाना है, कितना उस जॉब पे प्रेशर लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना। यह हमारा रैचेट स्टॉप ही सुनिश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? यह एक हैमर के द्वारा, यहाँ पे इसने पंच ले रखा है, वो भी कौन सा पंच है? प्रिक पंच है। इसकी मदद से इसको खोल के स्टड को निकालने की कोशिश कर रहा है। स्टड टूट गया है, या देखिए टूटा हुआ दिखाया जा रहा है, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे निकाल रहा है? तो यह विधि कौन सी दिख रही है आपको? मैंने पिछले वाले वीडियोज में फिगर मैंने आपको दिखाया भी था, जितने भी ऑप्शन में सबका फिगर मैंने दिखाया था। तो यह प्रिक पंच के द्वारा इसे हटाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई, प्रिक पंच मेथड। प्रिक पंच के द्वारा हटाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रिक पंच क्या होता है? इसको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा था कि जब हमारा स्टड सतह के नजदीक टूटा हुआ हो तब किसका यूज करते हैं? तो प्रिक पंच मेथड। और जब हमारा जो स्टड है वह सतह के बराबर में ही टूट जाए, जब बराबर में टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? मेकिंग ड्रिल होल। ड्रिल होल बना करके, ड्रिल होल करके हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि इसका फिगर यहाँ पे देखिए, क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा भाई अब सरफेस के बराबर में टूट गया, तो जो हमारा स्टड था इसमें हमने सीधे ड्रिल कर दिया। ड्रिल करेंगे वह क्या होगा? जो स्टड का डाया उससे कम डाया का ड्रिल लेकर के ड्रिल कर देंगे, स्टड कट करके इसमें से चिप्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, आराम से बाहर आ जाएगा। तो मेकिंग ड्रिल होल हो गया। ठीक है, इजी आउट, इजी आउट को क्या हम लोग स्टड एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। यह वाला फिगर है इजी आउट वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टड एक्सट्रैक्टर भी बोला जाता है। एक्सट्रैक्टर का मतलब निकालने वाला। ठीक है, तो इजी आउट या स्टड एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होल किया जाता है जो हमारा स्टड है, उसके बाद यह जो हमारा एक्सट्रैक्टर है ना, इस पे लेफ्ट हैंड टाइप का इस तरह से थ्रेड टाइप का कटा होता है। लेफ्ट हैंड इस पे फ्लूट कटा होता है। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड की साइड में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। टैप प्रिंच यहाँ, ये स्क्वायर है, टैप प्रिंच लगा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और चूंकि देख रहे हैं नीचे टेपर ऊपर धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसमें पहले शुरू में आराम से टाइट होते होते जब बिल्कुल टाइट हो जाएगा टेपर में जाकर के, तो फिर लास्ट में क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज है इसको घुमाने लगेगा नीचे जो आपका स्टड है, फिर वो घूम करके उसमें बाहर निकल जाएगा। लास्ट है स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग। तो यह जो फिगर है ये स्क्वायर टेपर पंच विधि। देख रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर आकृति है इसलिए स्क्वायर बोल दिया। नीचे का हिस्सा देखिए फिर टेपर में बनाया गया इसलिए टेपर बोल दिया। स्क्वायर आकृति तो स्क्वायर, और नीचे का हिस्सा टेपर में तो टेपर बोल दिया। इसमें क्या करते हैं? स्टड को निकालने के लिए, तो जो हमारे स्टड का डाया है, जो हमारे स्टड का डाया है उसका हाफ डाया का होल कर देंगे। इसमें जो स्टड है हमारा, स्टड के अंदर जो स्टड का डाया है उसके हाफ डाया का बराबर होल अंदर कर देंगे। और होल करने के बाद उसमें चूंकि ये टेपर में है तो इस पे चोट लगाएंगे हम लोग। इस स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर टेपर पंच, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। नीचे कैसा टेपर में हैमर से चोट करेंगे, जो टेपर में तो धीरे धीरे जब अंदर जाएगा तो उसमें फिक्स हो जाएगा, जाम हो जाएगा। जब जाम हो जाएगा फिर इसमें रिंच लगा करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसको खोल लेंगे और वो बाहर आ जाएगा स्टड। तो यह विधि हो गई स्टड को निकालने की। अगला कह रहा है एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या? ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग करना, बेवलिंग करना ना, किसको? ड्रिल किए गए होल के। तो ड्रिल किया हुआ देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ड्रिल किया हुआ होल है, यह होल है, और हम लोग क्या करें? इसके बेवलिंग करते हैं। बेवलिंग का मतलब, बेवेल का मतलब क्या हो गया? बेवलिंग का मतलब हो गया ऐसे टेपर बना देना। तो होल कैसा हो गया? इधर इधर से बेवलिंग कर दिया तो टेपर में कैसा होल हो गया? काउंटर सिंक जैसा होल हो गया। तो किसके द्वारा होगा? काउंटर सिंकिंग के द्वारा होगा। अभी यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं, जो यह फिगर है आपका ना, यह काउंटर सिंकिंग का। तो वही बोला था होल को बेवलिंग करना है। तो यह देखिए इसमें क्या काउंटर सिंक वाला स्क्रू का भी कैसा है? टेपर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें होल भी पहले देखिए नॉर्मल होल है, लेकिन इसमें जो ये काउंटर सिंकिंग के लिए टूल यूज किया जा रहा है वी आकृति का है। तो हम लोग क्या करते हैं? जो होल किया हुआ सिरा है उसको वी आकृति में, ऊपरी सिरा वी आकृति में बड़ा कर देते हैं। तो यह वी आकृति बना हुआ इसके अंदर जाएगा तो ऊपरी सिरा वी आकृति में बड़ा कर देगा, जिससे कि जो हमारा काउंटर सिंक वाला हेड वाला स्क्रू है इसका हेड इस होल के अंदर बैठ जाएगा और इस तरह से सरफेस के ऊपर इसका हेड नहीं निकलेगा, प्रोजेक्शन नहीं बनेगा और किसी चीज से टकराएगा नहीं, इसका हेड इसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं? काउंटर सिंकिंग करते हैं। और वही पूछा भी था कि होल को बीवेल करना,
तो किसके द्वारा बिवेल किया जा रहा है, काउंटर सिंकिंग प्रोसेस में उसके होल को बिवेल किया जा रहा है। रिमिंग क्या है, तो रिमिंग का काम है जो होल है हमारा, जो किया हुआ होल है उसको फिनिश करना और एक्यूरेट साइज में ले आना। एक्यूरेट साइज में फिनिश साइज तक ले आने के लिए हम लोग किसी भी होल को रिमिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोरिंग देख लीजिए पहले, या काउंटर बोरिंग है। काउंटर बोरिंग का काम क्या था, काउंटर सिंकिंग में हम लोग होल का ऊपरी सिरा वी आकृति में बढ़ा रहे थे कुछ दूरी तक ना, जबकि काउंटर बोरिंग में क्या होता है कि हम लोग जो होल का डायामीटर होता है ऊपरी सिरा कुछ दूरी तक होल का डाया बढ़ा देते हैं, उसको काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसमें नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल बोल्ट होगा उसके हेड को छिपाने के लिए ऐसा किया जाता है कि हमारा जो मान लीजिए कोई पार्ट है, हमारा यह पार्ट है, इसमें होल बना हुआ था, इसमें या ऐसे होल बना हुआ है, तो ऊपरी सिरा कुछ दूरी तक अगर हम लोग डाया को बढ़ा दे, ऊपरी सिरा का डाया कुछ दूरी तक अगर हम लोग कुछ गहराई तक, एक निश्चित गहराई तक ऊपरी डाया को बढ़ा दिया जाए तो इसको काउंटर बोर बोला जाता है। अब क्या होगा, जो भी हमारे पास बोल्ट है उसका जो हेड होगा वह इसके अंदर आकर के बैठ जाएगा और वह छिप जाएगा। तो नॉर्मल बोल्ट के हेड को छिपाने के लिए काउंटर बोरिंग किया जाता है। इसमें देख रहे हैं यह आगे पायलट का काम करेगा एक तरह से, यह जो है होल के साइज का होता है, यह होल के अंदर चला जाता है और ऊपर देखिए कटर जो होता है होल के साइज से बड़ा है। तो ये देख रहे हैं पहले नॉर्मल होल रहा होगा ऐसे पतला सा, अब यह कटर क्या किया, कुछ दूरी तक होल की गहराई, कुछ गहराई तक होल की डाया को बढ़ा दिया। अब हमारा देखिए जो बोल्ट था उसका हेड अंदर जाकर के छुप गया, तो ये हमारा काउंटर बोरिंग होता है। स्पॉट फेसिंग क्यों किया जाता है, तो यह फिगर जो है हमारा स्पॉट फेसिंग का, यह दोनों जो है नीचे स्पॉट फेसिंग टूल है और ऊपर स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग का मतलब है कि जब हमारा कोई ऐसी सरफेस हो जो खुरदुरी सतह है, तो खुरदुरी सतह है तो वहां पे अगर आप कोई स्क्रू लगाना चाहे, कोई वाशर लगाना चाहे तो उसको बैठने के लिए सही स्थान नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई सरफेस है जो खुरदुरी है लेकिन वहां पे आपको स्क्रू या बोल्ट वगैरह लगाना है, वाशर लगाना है, और वाशर या बोल्ट को बैठने के लिए बराबर स्थान, उसके हेड के लिए बराबर स्थान नहीं मिल रहा है, तो हम पूरे जॉब को फिनिश नहीं करेंगे। जितने दूर तक हमारा वाशर आ रहा है, वाशर के बराबर या जो स्क्रू का हेड है जितने दूर तक आ रहा है, उस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, प्लेन कर देते हैं, समतल कर देते हैं, उसी को स्पॉट फेसिंग कहा जाता है। स्पॉट बोलते हैं ना, ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर। तो स्पॉट फेसिंग का मतलब क्या हो गया, फेसिंग कर देना, समतल कर देना, कहां पे, स्पॉट पे। कौन से स्पॉट पे, जहां पे हमें इस स्क्रू को, जिस बोल्ट के हेड को स्थापित करना है, जहां पे उस वाशर को लगाना है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे हमें हेड लगाना था, इतने दूर देखिए हमने समतल कर दिया, बाकी इससे छोड़ दिया हमने। यहाँ हेड लगाना था, यहाँ पे कुछ दूर गोलाई में हम लोग समतल और सतह को समतल कर देते हैं, जिससे वाशर को बैठने के लिए जगह मिल जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, स्पॉट फेसिंग कहलाता है। उसके लिए देखिए ये अलग टाइप का टूल है, इसका क्या है, पायलट है। पायलट होल के अंदर चला जाएगा ड्रिल के, और ये कटर है, तो ये होल के अंदर चला गया और ये हिस्सा काट करके प्लेन कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यदि क्लियरेंस, देखिए यहाँ पे यदि क्लियरेंस हो गया, क्लियरेंस होगा, ठीक है। यदि क्लियरेंस कोड गलत है तो क्या प्रभाव होगा। क्लियरेंस कोड क्या है, गलत है। अगर क्लियरेंस एंगल इसका सही नहीं है ड्रिल बिट का, तो क्या दिक्कत आएगी। तो आपको मालूम है हमारा यह जॉब हो गया, जॉब में हमें क्या करना होता है, चलिए यहाँ फिगर बना हुआ उसी के नीचे ही बना लेता हूँ। जॉब में हम लोग ड्रिल कर रहे हैं ना, इसके नीचे ये जॉब है, जॉब में हमें ड्रिल करना है, जॉब में क्या करना है, ड्रिल करना है। अब ये ड्रिल होगा तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, तो आपको मालूम है जो जॉब जिसमें हमें ड्रिल करना था, ये जो जॉब की सरफेस हो गई और हमारा यह लिप हो गया इसका, तो इसके बीच का जो एंगल होगा यही हमारा क्या होगा, क्लियरेंस एंगल होगा। तो अगर क्लियरेंस एंगल का मान क्या होगा, कम होगा, कम होगा अगर, तो क्या होगा भाई, इधर को नीचे आ जाएगी सरफेस और तो जॉब से रगड़ खाएगी। अगर ड्रिल बिट हमारी जॉब से रगड़ खाएगी तो रगड़ का मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब हीट जनरेट होना, हीट जनरेट का मतलब ड्रिल गर्म हो जाना। आ रही बात समझ में ना। अगर हमने क्या किया, क्लियरेंस एंगल यही है, तो अगर क्लियरेंस एंगल को कम करने का मतलब क्या है, कम करेंगे तो ये सरफेस इसकी यहाँ आ जाएगी, जितना जॉब के नजदीक आएगी उतना ही ज्यादा जॉब से रगड़ खाएगी। अगर जॉब से रगड़ खाने का मतलब है ड्रिल बिट का फ्रिक्शन बढ़ना, फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब है हीट जनरेट होना, हीट जनरेट का मतलब है कि वह हीट होगी, गर्म होगी। तो वही चीज यहाँ पे क्या बोला था, क्लियरेंस कोड गलत है, तो क्या होगा, तो वही चीज देखिए कि ओवर हीटेड ड्रिल। भाई अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं रहेगा, ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, ड्रिल ओवर हीट होगी। क्या होगा, ड्रिल ओवर हीट होगी, गर्म हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ओवर हीटेड ड्रिल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये रीमर के नीचे का भाग दिखा रखा है, नीचे डायमीटर का दिखा रखा है, तो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसका पूछ रहा है। हम लोग सारे पार्ट्स के नाम देख लेते हैं यहाँ पे ना। देखिए जो कटाई करेगा या जो घूमेगा कटाई करेगा, जो हिस्सा कटाई करता है या जहां करने पे जहां से चिप्स टकरा करके निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा फेस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं दो है, एक ऐसे थोड़ा सा टेपर है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे टेपर है। तो ये जो पहला वाला टेपर है ना, इतना, ये जो पहला सीधी लाइन बन रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोला जाता है,
मार्जिन। ठीक है, अब यह यहां से यहां तक तो मार्जिन हो गया। अब इसके पीछे जो यह वाला हिस्सा इतना बच गया जो टेपर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक। क्या बोलेंगे, फ्लैंक हो गया। फेस हो गया, फ्लैंक हो गया, यह वाला हिस्सा मार्जिन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है फ्लैंक का, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, देखिए यह फेस हो गया, यह हमारा इतना क्या हो गया, मार्जिन हो गया, और यह इतना क्या हो गया, फ्लैंक हो गया। फ्लैंक हो गया, और यह वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, मार्जिन हो गया। मार्जिन हो गया। अब इसके नीचे जो है हमारा जो यहाँ पे पॉइंट बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हील। क्या बोला जाता है, हील बोला जाता है। क्लियर हुआ, फेस, फ्लैंक, मार्जिन, हील। और एक बचा हमारा क्या, फ्लूट। तो देखिए यह जो हिस्सा है ना, जो ये गोलाई में जहां से चिप्स हमारा निकलता है, यह क्या होता है, हमारा फ्लूट होता है, जहां से चिप्स हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, इस वाले एंगल को पूछ रहा है। तो यह देखिए कहां से लिया गया, तो कटिंग एज से सीधी लाइन, या एक तो देखिए फेस है, या फेस होता है ना, तो एक लाइन यहाँ फेस से सीधी खींच दी गई है, फेस से सीधी खींच दी गई है, और दूसरा कटिंग एज से लाइन खींचा गया। दूसरा कहां से खींचा गया है, कटिंग एज से। तो एक लाइन फेस से और दूसरा कटिंग एज से जब लाइन खींचा जाता है, तो उसके बीच में ये जो हमारा एंगल बनता है, ये हमारा रेक एंगल होता है। और कौन सा रेक एंगल होता है, निगेटिव रेक एंगल होता है। ये कौन सा रेक एंगल होता है, निगेटिव रेक एंगल। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा, निगेटिव रेक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आंतरिक मीट्रिक मॉड्स टेपर्ड होल को रिमूव करने के लिए। देखिए ये अभी मैं आप लोगों को पीछे के पार्ट में बता चुका हूं कि जब हमें किसी आंतरिक मीट्रिक मॉड्स टेपर, किसी होल में क्या हो, कोई होल है उसके अंदर मॉड्स टेपर कटा हुआ है, तो उसकी रिमूव करने के लिए हम लोग सॉकेट रिमर यूज करते हैं। कौन सा रिमर, सॉकेट रिमर। जो ऑप्शन डी दे रखा है सॉकेट रिमर, यही सही हो जाएगा। आंतरिक मीट्रिक मॉड्स टेपर, जहां पर भी मॉड्स टेपर होल की बात होगी आंतरिक वाला, वहां पे सॉकेट रिमर यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या है, हेलिकल फ्लूटेड रिमर। तो देखिए यह वाला हेलिकल फ्लूटेड रिमर का फिगर है, जब भी हम लोग पहले देख चुके हैं। कहाँ यूज किया जाता है, कहीं कीवे की रिमिंग करना, या किसी होल के अंदर अलग प्रकार की लाइनिंग बनी हुई है, उस कोई लाइनिंग, कोई खांचा कटा हुआ है, उसकी रिमिंग करना है, तो हेलिकल फ्लूट रिमर। उसके बाद हैंड रिमर विथ पायलट। तो ये देखिए हैंड रिमर किसके साथ वाला है, पायलट के साथ वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, तो आगे पायलट है, बाकी रिमर में देख रहे होंगे सीधे कटिंग एज है, कटिंग एज है लास्ट वाला हिस्सा। लेकिन इसमें कटिंग एज के नीचे क्या पायलट बना दिया गया। पायलट क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था, पायलट का काम होता है रिमर को होल के साथ केंद्रित रखना। रिमर को होल के साथ केंद्रित रखना। यह पायलट क्या होगा, यह पायलट पहले होल के अंदर आ जाता है। कहां आ जाता है, यह पायलट जो होता है हमारा, पायलट हमारा होल के अंदर आ जाता है। इस तरह से पायलट पहले हमारा होल के अंदर आ जाएगा, बाकी हिस्सा फिर ड्रिल वाला, अरे सॉरी रिमर का बाकी हिस्सा ऐसे चौड़ाई में बाहर रहेगा। ठीक है, तो यह पायलट अंदर चला जाता है और इस रिमर को इस होल के केंद्र में रखने में मदद करता है, इसीलिए हमारा पायलट के साथ वाला रिमर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका सी वाला में क्या, टेपर पिन हैंड रिमर। तो यह वाला जो फिगर है हमारा ना, यह टेपर पिन हैंड रिमर का है। देख रहे होंगे थोड़ा लंबा जैसा है, लंबाई में भी दिख रहा है। टेपर पिन हैंड रिमर का नाम है। देखिए टेपर पिन यह क्या करता है, अगर कहीं पे होल बना हुआ है, कहीं पे ड्रिल के द्वारा होल बना हुआ है और उसको थोड़ा सा टेपर करना है, कितना, 50 में 1, 50 में 1 के रूप में, मतलब अगर एक साइड 50 एक साइड 1 mm का टेपर हो, तो 50 में 1 अगर हमें टेपर करना है, तो टेपर रिमर, टेपर पिन हैंड रिमर का यूज करते हैं। टेपर पिन हैंड रिमर का यूज कब करेंगे, जब 50 में 1 कोई होल बना हुआ और उसको थोड़ा टेपर करना है। उस होल को टेपर करना है, कितना टेपर करना है, 50 में 1, क्योंकि इस पे 50 में 1 का टेपर कटा होता है तो टेपर होल कर देता है। बाकी सॉकेट रिमर का यह फिगर है आंतरिक मॉड टेपर के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे रिमर का फिगर दे रखा है, प्रकार का नाम पूछ रखा है, बहुत आसान है पहचानना। बाकी देखिए क्या है भाई, हेलिकल रिमर, अभी मैंने आपको पीछे बताया ये हेलिकल रिमर होता है। टेपर पिन रिमर मैंने बताया, टेपर रिमर पिन रिमर है, क्या काम होता है, इसका काम होता है कि होल को, जो होल किया गया उसको टेपर में बदल देगा। कितना, 50 संबंधी, 50 में 1 टेपर करेगा ये। ठीक है, अब बचा के आप दो ऑप्शन बचे, हैंड रिमर और मशीन रिमर से कौन सा रिमर है। तो मैंने हैंड रिमर मशीन रिमर में आपको डिफरेंस समझाया था कि जो हैंड रिमर होता है उसको देख करके आप इससे पहचान लेंगे कि हैंड रिमर की जो टेपर लीड होती है वो अधिक लंबी होती है। पहला पहचान हो गया टेपर लीड अधिक लंबी। दूसरा पहचान मैंने बताया था कि उसका जो टैंग होगा स्क्वायर होगा,
तीसरा पहचान बताया था उसकी जो सैंक होगी पैरेलल होगी या सीधी होगी। तो आप देखिए ये जो फिगर दिया गया है इसकी ये सैंक हो गई। सैंक कैसी है? तो सैंक स्ट्रेट है, सीधी है, सीधी है या स्ट्रेट कह लीजिए, या फिर GHT रहेगा ना, या फिर पैरेलल कह लीजिए। इसकी सैंक हो गई। यह क्या है? तो इसकी टैंग है। टैंग कैसी है? तो देखिए दिखाया जा रहा है यहाँ पे ना, ऐसे स्क्वायर एक स्क्वायर इधर, दो हिस्सा दिख गया तो दो उधर, मतलब स्क्वायर है। टैंग कैसी है? स्क्वायर है। और टेपर लीड देखिए, तो इसमें टेपर लीड देखिए नीचे टेपर बना हुआ है ना, कितना टेपर, यहां से लेकर के यहां तक टेपर बनाया गया। यहाँ पे देखिए यहां से लेकर के यहाँ इतना टेपर बनाया गया, फिर ऊपर हिस्सा सीधा हो गया है। तो टेपर कहाँ है? इतना हिस्सा टेपर है इसका ना, यहां से यहां तक लेकर के यह क्या है? टेपर लीड है। ठीक है, इसका टेपर लीड हमने देख लिया। अब इसमें देखिए भैया हैंड रिमर का फिगर हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इसकी टैंक क्या है? स्क्वायर है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि मशीन रिमर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मशीन रिमर के क्या, देखिए ये टैंक है। टैंक कैसी है? जो टैंक है हमारी ये चपटी है। कैसी है? चपटी है। तो मैंने बताया था जो मशीन रिमर होते हैं उनके टैंक चपटी होती है। यह सैंक हो गया। क्या हो गया? सैंक हो गया। सैंक कैसी है? तो देखिए नीचे डाया और ऊपर कम, टेपर में है। तो सैंक कैसा दे रखा है? टेपर में दे रखा है। ठीक है, और टेपर लीड देखिए बहुत थोड़ा सा है यहाँ पे, बहुत जरा सा, इतना सा, मतलब टेपर लीड भी कम है, सैंक टेपर में है, टैंक चपटी है। मैंने बताया था किसकी क्वालिटी होती है? यह क्वालिटी होती है मशीन रिमर की। किसकी क्वालिटी होती है? मशीन रिमर की। ये दोनों में डिफरेंस भी था, हैंड रिमर और मशीन रिमर में, तो इसीलिए मैंने तीनों डिफरेंस बताए थे। डिफरेंस पता रहेगा तुरंत पहचान जाओगे। पहले तो यहीं से पहचान जाता है कि इसकी टेपर लीड इतनी ज्यादा लंबी दिख रही है तो इसका मतलब हैंड रिमर होगा। तो आपको डाउट आ गया दिमाग में कि हैंड रिमर हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि इसका सैंक देखेंगे। सैंक स्ट्रेट है? हाँ स्ट्रेट है, हो सकता है हैंड रिमर हो। तीसरा कहां से पहचानेंगे? टैंक देखेंगे, टैंक स्क्वायर है? हाँ टैंक भी स्क्वायर, इसका मतलब पक्का या क्या है? हैंड रिमर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कैसा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।